लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड पोमोडोरो। पहले दो पोमोडोरो में हमने पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं एंड उसके यूनिट्स क्या होंगे जो हमें 10th स्टैंडर्ड में काम आने वाले हैं। और अब ये वाले पोमोडोरो में वो सारे फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्मूला क्या होंगे हमें वो रिकैप करना है। तो आई होप जो पहले मैंने टास्क दिया था कि आपको एक पेज में फिजिकल क्वांटिटी, उसका सिंबल और उसका एसआई यूनिट लिखने को मैंने बोला था, तो आपने वो पेज में लिख दिया होगा। एंड एक काम करना कि एक बॉक्स जितना एक और स्पेस छोड़ना एंड वहां पे सारे फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्मूला क्या होंगे वो अभी फटाफट आपको नोट करने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आर और एफ के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले ये दोनों सिंबल डिनोट क्या करते हैं वो पता होना चाहिए। तो यहां पे आर का मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड एफ का मतलब होता है फोकल लेंथ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशन है, आर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स फोकल लेंथ, पहला। सेकेंड फॉर्मूला, सेकेंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो बहुत बार न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है। ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, सारे न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे। एंड दैट इज मिरर फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर मुझे 10th के फिजिक्स को या 10th के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है तो ये फॉर्मूला मुझे आना ही चाहिए। फॉर्मूला क्या है, बहुत सिंपल है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए। f का मतलब होगा फोकल लेंथ, v का मतलब होगा ऑब्जेक्ट या इमेज। बोलो बोलो बोलो, एक बार खुद मन में ट्राई करो। गुड, इमेज डिस्टेंस। और u का मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सारी चीजें आपको याद रखनी है तो तीनों डिस्टेंस ही, तो तीनों के यूनिट क्या होने वाले हैं, मीटर। आगे बट ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। नेक्स्ट फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन। कभी कभी आपने देखा रहेगा कि ज्योमेट्री बॉक्स के साथ एक छोटा सा डिवाइस आता है जिसको ऐसे आगे पीछे करते हैं तो हमको चीजें बड़ी दिखती है। एंड वो ग्लास का एक नाम होता है, दैट इज मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास का काम होता है टू मैग्नीफाई एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बड़ा दिखाना। उसका बेसिकली ये छोटा सा काम होता है कि एक छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा दिखाना। अगर स्कूल में आपने देखा होगा तो एक डिवाइस होता है दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप। अब वो क्या करता है, एक छोटे से ऑब्जेक्ट को बहुत बड़ा वे में दिखा देता है, बड़ा इमेज उसका बना देता है, ठीक है। अब ये मैग्निफिकेशन का कुछ ना कुछ फॉर्मूला होगा। अब वो फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल्स टू h2/h1 विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू -v/u। टर्म्स का मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्म्स का मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब सारे टर्म्स का मैं मतलब बता देता हूं। दिस इज मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर, h2 is height of image। इमेज की कुछ ना कुछ हाइट होगी, इमेज 10 सेंटीमीटर का होगा, 20 सेंटीमीटर का होगा, ये इमेज की कुछ ना कुछ हाइट होगी। जैसे कि ये स्टाइलर की कुछ हाइट है तो वो हाइट को मैं बोलूंगा हाइट ऑफ इमेज। h1 इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की भी कुछ ना कुछ हाइट होगी और वही हाइट को मैं बोलूंगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। v इज ऑब्जेक्ट या इमेज, फटाफट बुक में लिख दो एक बार, इमेज डिस्टेंस। बहुत बढ़िया, बहुत सही लिखा जिन्होंने ये लिखा है तो। एंड u का मतलब होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो सारे टर्म्स का ये मतलब होता है। फिर से मैं फॉर्मूला रिकॉल करवाता हूं, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू h2/h1 विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू -v/u। चीजें आपको याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते। अब नेक्स्ट फॉर्मूला इज लेंस फॉर्मूला।
जो पहले वाला फॉर्मूला था दैट वाज मिरर फॉर्मूला, वो एप्लीकेबल है सिर्फ मिरर के लिए, बट ये वाला फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है? लेंस के लिए। अब लेंस फॉर्मूला में मतलब तो सेम ही होगा, ये f का मतलब होगा फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, v ऑब्जेक्ट या इमेज, इमेज डिस्टेंस बहुत बढ़िया, और ये u होगा मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये सारे टर्म्स आपको याद होने चाहिए, इसलिए मैंने स्टार्टिंग के 2 पोमोडोरो में इतना टाइम यूटिलाइज करके आपको सारी चीजें याद करवाने का ट्राई किया। ठीक है, सो आगे बढ़ते। ये तो हो गया लेंस फॉर्मूला। अब नेक्स्ट इज पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था जब मैंने डायोप्टर डिस्कस किया था, फिर से मैं बताता हूं। यहां पे P का मतलब होगा, यहां पे जो P होगा उसका मतलब होगा पावर ऑफ लेंस, ये तो फिक्स है। यहां पे F का मतलब होगा फोकल लेंथ। ठीक है, तो आप ये टर्म्स का मतलब क्या होता है वो भी आप साइड में छोटे से फॉर्म में लिख दो कि आपको याद है जब लास्ट मोमेंट रिवीजन करो तो भाई F का मतलब क्या होता है, P का मतलब क्या होता है, ये भूल जाओगे। नॉर्मल सा प्रोसेस है, ह्यूमन माइंड है, सारी चीजें एक साथ याद होने वाली नहीं है। तो जब ये चीजों को आप सिस्टमैटिकली लिखो और सिस्टमैटिक वे में अगर इसका रिवीजन करोगे तो फायदा आपका ही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेज। जो पहले वाला मैग्निफिकेशन था वो मिरर का था, अब यहां पे जो मैग्निफिकेशन है वो लेंस का है तो काम दोनों का सेम ही है, एक छोटे से ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके दिखाना की प्रॉपर्टी को मैं कहूंगा मैग्निफिकेशन। बट अगर एक चीज ध्यान से नोट करोगे या अगर आपने वो फॉर्मूला लिखा होगा तो मिरर के केस में यहां पे आता है माइनस, बट लेंस के केस में यहां पे क्या आएगा? प्लस। ये चीज आपको याद रखनी है, बाकी सेम चीज, सेम फॉर्मूला, सेम नाम। मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बाकी सारी चीजें सेम है। फिर से सुनो, मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बट एक चीज नोट करनी है, मिरर में यहां पे साइन आएगा नेगेटिव और मिरर, बट लेंस में बीच में साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला मालूम है, मैंने कहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिटलेस होता है, वहां पे जो मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला दैट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। बट अगर मुझे एक्चुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बताना है तो उसका फॉर्मूला होता है n इज इक्वल्स टू c बाई v। व्हाट इज c? स्पीड ऑफ लाइट। कौन से मीडियम में? तो होगा वो वैक्यूम। ये स्पीड किसमें है? वैक्यूम में। व्हाट इज v? स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, इन मीडियम। दो स्पीड मैंने बताया था, एक होता है वैक्यूम का स्पीड जो कैसा होगा? हर बार मैक्सिमम वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8। बट जब मैं एक मीडियम की स्पीड की बात करता हूं तो वो स्पीड हर बार वैक्यूम के स्पीड से कम रहेगा। ठीक है, तो n का फॉर्मूला बना c बाई वी। अब अगर मैं n का यूनिट निकालूं तो c का यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड, है तो स्पीड ही, डिवाइडेड बाई मीटर पर सेकेंड गया। तो दिस क्वांटिटी का यूनिट इज यूनिटलेस। तो यहां से भी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट यूनिटलेस प्रूव कर सकते हो। अब आगे ये टर्म्स मैंने बता दिए आपको। नेक्स्ट इज, ये है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लॉ। मिरर और लेंस इक्वेशन के बाद इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ये लॉ को कहते हैं स्नेल्स लॉ।
स्नेल्स लॉ या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोला मैंने भाई? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर से कहता हूं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब पहले मैं मतलब समझा देता हूं। N2/N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू मतलब डिवाइड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज इक्वल्स टू sin i अपॉन sin r। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज इक्वल्स टू sin i अपॉन sin r। अब मेन ये I का मतलब क्या होता है? दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये इंसिडेंट एंगल की बात हो रही है। एंड व्हाट इज आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर से मैं बताता हूं, है कौन सा लॉ? स्नेल्स लॉ, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहां पे R का मतलब क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंड I का मतलब क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आपको याद रखना है। ये लॉ डिटेल में हम आगे वाले पोमोडोरोस में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए याद रखना है। स्नेल्स लॉ इज N2/N1 is equals to sin I by sin R. What is I? Angle of incidence. What is R? Angle of refraction. सिंपल फॉर्मूला था। अरे भाई साहब, ये भी अच्छा फॉर्मूला है। दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। अगर एक बॉडी के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास E जितना चार्ज होगा। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं, E माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, E माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन, और E प्लस का मतलब होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एटम होते हैं, उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन हमें पता है जन्म से नेगेटिव होगा, एंड प्रोटॉन पॉजिटिव। हमारे जैसा पता है, दिवाली आ गई है, दिवाली खत्म होने वाली है, बट स्टिल हम इतनी मेहनत करेंगे कि 10th का पूरा पोर्शन हम 3 मंथ्स में कंप्लीट कर देंगे। तो रखने का इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होगा +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव। अब अगर एक मटेरियल के पास या एक बॉडी के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके ऊपर चार्ज कितना होगा? -1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो इंटू 2, 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो इंटू 3। अगर n इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो एक फॉर्मूला आता है दैट Q इज इक्वल्स टू n इंटू E। फिर से सुनो, अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो E, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2E, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3E, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो n ही होगा। एंड यही प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बट एक चीज याद रखना है कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कभी भी 0.5, 0.3, 1.3, 2.1 ऐसा पॉइंट में वैल्यू होने वाला नहीं है। या वो 1 होगा, या वो 2 होगा, या वो 3 होगा। ये 1, 2, 3 के बीच की कोई वैल्यू हो सकती नहीं है। ठीक है, तो अगर मुझे ये n को एक्सप्लेन करना है तो इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इंटीग्रल मतलब इट कैन नॉट बी बिटवीन 1 and 2, 0 and 1। वो कभी पॉइंट वाला नंबर कभी हो सकता नहीं है। आगे बढ़ते, तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, Q इज इक्वल्स टू n इंटू E। यहां पे Q का मतलब होगा चार्ज ऑन द बॉडी, n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्लैश प्रोटॉन, दोनों हो सकते हैं, एंड E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, दोनों हो सकते हैं। आगे बढ़ते, नेक्स्ट तुम्हारा फेवरेट फॉर्मूला
I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। करंट को डिफाइन ही कुछ ऐसे करते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो I का मतलब होगा करंट, Q का मतलब होगा चार्ज एंड T का मतलब होगा टाइम। इसका एक और फॉर्मूला होगा जो अपने लिख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू Q के जगह पे मैं N इंटू E लिख सकता हूं डिवाइडेड बाई T। तो दिस आर दी टू फॉर्मूला फॉर करंट। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दिया कि समझ लो एक बॉडी के ऊपर 20 इंटू 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर रहे हैं 5 सेकंड के लिए, अब बताना है करंट कितना होगा। ठीक है, तो बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस हो गए, दोनों फॉर्मूले आपको लिखने हैं। आगे नेक्स्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ये V को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का बेसिक सा फॉर्मूला है, इट इज द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। ये इसका थियोरेटिकल डेफिनेशन है। तो एक चार्ज के ऊपर अगर मैं काम करूं, अगर मैं एक चार्ज के ऊपर काम करूं, काम करना मतलब वर्क करना, वर्क डन, एंड व्हाट इज क्यू, चार्ज। अगर मैं एक चार्ज के ऊपर काम कर रहा हूं तो वो एक प्रॉपर्टी लाएगी सिस्टम में, एंड वो प्रॉपर्टी को मैं कहूंगा वोल्टेज बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, फिर से मैं बताता हूं, V इज वोल्टेज और इसे मैं पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकता हूं। ठीक है, इसको मैं पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलूंगा और वोल्टेज भी बोल सकता हूं। W इज वर्क डन एंड Q इज चार्ज। नेक्स्ट ओम्स लॉ बहुत फेमस है, V इज इक्वल्स टू IR, जिसने वोल्टेज और करंट के बीच में एक रिलेशन दिया। वो पर्सन का नाम था ओम, एंड इसलिए वो लॉ को मैंने नाम दे दिया ओम्स लॉ। सबने नाम दिया, मैंने नहीं दिया ऐसे तो। अब V का मतलब होगा पोटेंशियल डिफरेंस, I इज करंट एंड R इज रेजिस्टेंस। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, वेट करो। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, सब मैं समझाऊंगा, सब तुम्हारा भाई समझा देगा। ठीक है, तो V इज इक्वल्स टू IR। आगे नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस का दूसरा फॉर्मूला। थोड़ा वेट करो, मैं बताऊंगा कि ये फॉर्मूला क्यों आया, ये वाला फॉर्मूला क्यों एक्सेप्ट नहीं किया, सब चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है, तो वेट करो, धीमे धीमे सारी चीजें पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रो एल बाई ए। टर्म्स का मतलब समझना इंपॉर्टेंट है। फिर से यहां पे आर का मतलब होगा रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, रो इज रेजिस्टिविटी। अब मैंने तुम्हें बता दिया है रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, एल लेंथ एंड ए एरिया। इस सारे टर्म्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, तो लिख दो अगर नहीं लिखा है तो। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक सीरीज पैरेलल। ये कैसे भूल गए, तो अगर रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है तो इसका एक फॉर्मूला है आर टी इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस 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 Rn। ऐसे चलता जाएगा कब तक, जितने रेजिस्टर मैंने कंसीडर किए हैं। अगर 4 किए तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, 5 किए तो R5 तक, 2 किए तो R1 प्लस R2। तो ये फॉर्मूला है सीरीज कॉम्बिनेशन का, याद रखना। इसका डेरिवेशन भी है, हम करेंगे आगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी एक फॉर्मूला है। अब पैरेलल का फॉर्मूला है 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 प्लस 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 1 अपॉन Rn। तो पैरेलल में 1 अपॉन R आ जाएगा एंड सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट जूल्स लॉ फॉर हीटिंग। इसको एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं। जब हम हीटर को ऑन करते तो हीटर एवे तो ऑन नहीं हो जाएगा, उससे एक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और वो एनर्जी होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से पानी हमारा गर्म हो जाता है, तो यहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, हीट एनर्जी। एंड ये ही प्रिंसिपल पे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बेस्ड है। तो H इज हीट एनर्जी एंड उसका फॉर्मूला होगा I²R × T पहला। इसका एक और फॉर्मूला होगा, सेकेंड इज V²/R × T, ओम्स लॉ ही लगाया है। जैसे कि I के जगह पे मैं लिख सकता हूं V/R, तो V/R लिखा एंड सॉल्व करके आंसर आया। आगे इसका एक और फॉर्मूला होगा VI × T, ठीक है। तो तीसरा अगर लिखना है तो लिख सकते हो। थर्ड फॉर्मूला होगा VI × T। इसका एक और फॉर्मूला होगा दैट इज V × Q, क्योंकि हमें पता है I = Q/T। तो अगर मैं Q को सब्जेक्ट बनाऊं तो Q इज I × T, तो I के जगह पे Q लिख दिया, IT के जगह पे मैंने Q लिख दिया, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला भी नोट करना, बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं। आगे अब हमें पढ़ना है पावर के बारे में। पावर का पहला फॉर्मूला, पावर इज VI, सेकेंड इज V²/R, सेकेंड इज V²/R एंड थर्ड इज I² × R। तीनों फॉर्मूला पावर के लिए वैलिड है। अब ये बना कहां से, तो पावर का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, बता देता हूं मैं आप लोगों को। हाँ, पावर का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, पावर इज नथिंग बट एनर्जी अपॉन टाइम। कौन सी एनर्जी यहाँ पे, हीट एनर्जी। तो यहाँ पे जो भी हीट का फॉर्मूला आया है उसको किसके साथ डिवाइड करना है, टाइम के साथ। टाइम से टाइम गया, टाइम से टाइम गया, देखो सेम फॉर्मूला ही बन रहा है, ठीक है। तो पावर इज नथिंग बट एनर्जी अपॉन टाइम। तो अगर तुम ये फॉर्मूले याद रख रहे हो तो पावर के फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पावर का फॉर्मूला सिंपल है, एनर्जी अपॉन टाइम। टाइम को उड़ा दो, तुम्हें पावर मिल जाएगा, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क ना करो, ठीक है। तो ये ट्रिक है जो तुम्हें याद रखनी चाहिए, पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम। आगे ये हमने कर लिया। अब एक क्लिप है, थोड़ा इंस्पायरिंग है, आप एक बार देखना। एंड ये चीज़ों को देख के आपको थोड़ा सेल्फ मोटिवेशन रखना है कि मुझे बोर्ड एग्जाम में 90 अबव परसेंटेज लाने हैं, 80 अबव परसेंटेज लाने हैं। सब ने एक पर्टिकुलर गोल सेट किया होगा कि सर मुझे इतने लाने हैं, मुझे इतने लाने हैं। तो ये तभी ही पॉसिबल है जब आप मोटिवेटेड रहोगे, ठीक है। तो ये क्लिप देखो, बहुत अच्छा क्लिप है।